बहुत सारी स्टोरीज मैंने आपको आज तक बताई हैं, सॉलिड भी हैं और अनसॉलिड भी। जो सच्ची घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है और मैं कहूँ तो आज भी चल रही है। जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बर्बाद केस मैंने आज तक नहीं देखा। इससे ज़्यादा अपसेट केस पुलिस में जो रजिस्टर हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? आपको सब कुछ समझ आएगा, बट समझ मुझे ये नहीं आता कि आप लोग देख तो लेते हैं बट लाइक बटन दबाने में क्या ही जाता है यार। क्लिक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। चले बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। इस पूरे वाक्य को समझने के लिए हमें अमेरिका के ओहायो में बने हुए एक छोटे से शहर, छोटे से टाउन सर्कल विले में जाना पड़ेगा। और स्मिथ हसन 1976 यानी कि 1976 का यहीं पर रहा करता था। रॉन क्लेस भी, उसकी बीवी मैरी गेलिस में और उसका एक बेटा। तो अभी तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रॉन की अच्छी नौकरी, उसकी बीवी एक स्कूल में बस ड्राइवर का काम करती थी। वो अपना तैयार होकर स्कूल जाती तो वहाँ से बस उठाती, अलग अलग बच्चों को अलग अलग जगहों से पिक करके वापस स्कूल छोड़ती और छुट्टी के टाइम पर वापस स्कूल से बच्चों को उठाकर उनके घरों पर छोड़कर वापस स्कूल में बस खड़ी करके अपनी गाड़ी उठाकर वापस अपने घर आती। तो 1976 में एक आम से दिन जैसे ही मैरी स्कूल से अपने घर पर लौटी तो उसने जैसे ही अपने दरवाजे खोलने की कोशिश करी तो उसने नोटिस किया कि उसके घर के दरवाजे के नीचे एक छोटा सा लेटर पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि घर बंद था तो पीछे से कोई लेटर छोड़ गया होगा। उसने नीचे झुक कर वो लेटर उठाया, वहीं पर बाहर खड़े ही उसने वो खोला और उसको पढ़ने लगी। लेकिन उसने नोटिस किया कि इस लेटर के ऊपर भेजने में मेरा एड्रेस तो पूरा लिखा हुआ है, बट किसी ने भेजा है, किस एड्रेस से भेजा है ये किसी ने नहीं लिखा था। आपने जब भी कोई कोरियर वगैरह भेजा होगा तो आप रिटर्न एड्रेस भी वापस लिखते हैं कि अगर ये कोरियर वहाँ पर ना पहुँचे तो वापस मेरे पास इस एड्रेस पर आ जाए। लेकिन इस लेटर के ऊपर ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, बट इस लेटर के ऊपर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि ये लेटर कोलंबस ओहायो से आया है। खैर, मैरी ने वो लेटर उठाकर उसे खोला, अंदर से वो पेपर निकाला और उसको पढ़ने लगी। इसको पढ़कर उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। जी हाँ, उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैरी, हमें पता है कि तुम्हारे स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ एक अफेयर चल रहा है, तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, और अगर तुमने इस चक्कर को यही नहीं रोका, अगर तुमने इस अफेयर को यही नहीं रोका तो हम तुम्हारे शोहर को जाकर इसके बारे में बता देंगे। अगर फिर भी तुम नहीं मानी तो ध्यान रखना, हम तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहे हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तुम्हारा एक बच्चा भी है, उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, तो तुम इस चीज़ को यहीं स्टॉप कर दो। तो जैसे ही ये चीज़ मैरी ने पढ़ी तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। उसने तो आज तक अपने स्कूल के सुपरिटेंडेंट को देखा भी नहीं, तो उसके साथ इसका चक्कर कैसे चल गया और आखिर में लेटर भेजने वाला है कौन। मैरी अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने जाना परेशानी इसलिए भी नहीं ली कि वो स्कूल से अभी थकी आ रही थी। उसने जैसे ही वो लेटर वापस फोल्ड किया, उसी एनवेलप में डाला, अपने घर के अंदर गई और ऐसे ही टेबल पर उस लेटर को रख दिया। अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद वो बाथरूम में चली गई। लेकिन उसे फिर भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि कौन है वो बंदा जो उसको लेटर भेज रहा है। उस रात वो दिल ही दिल में उस लेटर के बारे में सोचती रही और ऐसे ही दिन निकलते रहे। जस्ट मैरी ने इस लेटर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जैसे ही एक दिन फिर से मैरी अपने स्कूल से घर लौटी तो उसको फिर से अपने घर के दरवाजे पर एक लेटर इसी तरीके से पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने फिर से वो लेटर उठाकर खोला। अभी भी उस लेटर के ऊपर भेजने वाले का कोई नाम और पता नहीं लिखा हुआ था, जस्ट यही लिखा हुआ था कि लेटर कोलंबस के ओहायो से आया है। उसने फिर से उस लेटर को खोला। अब की बार इस लेटर के अंदर एक और भी ज़्यादा धमकियाँ लिखी हुई थी। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ था कि हमें पता चल गया है कि तुमने अभी तक भी अपना अफेयर नहीं तोड़ा, उसको नहीं रोका। ध्यान रहे कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम तुम्हारे ऊपर 24 आवर्स नज़र बना के रखे हुए हैं और जितना भी हो सके, जल्दी हो सके वो फेयर ख़त्म कर दो, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बट फिर से अब मैरी वो लेटर इग्नोर कर दिया। उसे जस्ट फोल्ड किया, अपने घर के अंदर गई और एक टेबल के दराज में रखा और अपने काम में लग गई। लेकिन जैसे ही उसने लेटर इग्नोर किया और इसे अगला दिन हुआ, सुबह जैसे ही रॉन और मैरी अपने घर से उठे, अपने बेटे को तैयार करके मैरी ने उसे अपने अलग स्कूल में भेजा। मैरी और रॉन अब घर में अकेले थे। रॉन जैसे ही घर से बाहर आया अपनी नौकरी पर जाने के लिए, उसने दरवाज़ा खोला तो फिर से सामने एक और लेटर पड़ा हुआ था। उसने मैरी की तरफ पीछे घूमकर देखा, उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हारा लेटर यहाँ पर पड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैरी कुछ बात बताती तो रॉन ने फ़ौरन लेटर उठाया और देखने लगा कि आखिर ये लेटर किसने भेजा है।
लेकिन उससे समझ नहीं आया कि ये लेटर आया कहाँ से है। उसने लेटर वाला लिफाफा फाड़ा और ऊपर से अंदर से लेटर निकाल कर पढ़ने लगा। उस पर लिखा हुआ था कि रोन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी का उस स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर चल रहा है और जितना जल्दी हो सके तुम उसे रुकवा दो, वरना तुम्हारी जान बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। जैसे ही ये चीज़ रोन ने पढ़ी तो रोन सीधा भागते हुए अंदर अपनी बीवी मैरी के पास गया और उससे पूछने लगा कि ये सब कुछ क्या है, तुम्हारा किसी स्कूल के उस सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है। मैरी ने समझाया कि नहीं रोन, एक्चुअली बात यह है कि मुझे भी ऐसे 2 लेटर मिल चुके हैं। देखो, जाकर तुम उस टेबल के दराज में पड़े हुए हैं, वहाँ से वो लेटर निकाल कर पढ़ो। मैंने तो इग्नोर करके रख दिए थे क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इनके ऊपर क्या ही ध्यान दूँ। मुझे भी इनके लिए अंदर धमकियाँ दी गई थी और ये जो लेटर तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें भी इनके अंदर धमकियाँ दी गई होंगी। रोन ने कहा कि हाँ, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर मैंने सब कुछ नहीं रुकवाया तो मेरी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन अब फिर से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा प्यार और दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर यकीन कर लिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम मेरे ऊपर यकीन रखो, ऐसी अफेयर वाली कोई भी बात नहीं है। रोन ये बोलकर अपने वो लेटर वहीं छोड़कर अपनी नौकरी के लिए निकल चुका था। मैरी भी थोड़ी देर बाद अपनी नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकली, सीधा स्कूल पहुंच चुकी थी और एक हफ्ते में रोन का अपनी पूरी फैमिली इस लेटर वाले सिस्टम को पूरा भूल गई, अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन एक हफ्ते के बाद जैसे ही रोन सुबह वापस अपनी नौकरी पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो उसे फिर से एक और लेटर अपने ही घर के दरवाजे के आगे पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने फिर से वो लेटर उठाया और उसका वो लिफाफा फाड़ा, अंदर से पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि रोन, एक हफ्ता गुजर चुका है पूरा, लेकिन तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी बीवी का अफेयर अभी भी उस सुपरिटेंडेंट के साथ चल रहा है। हमने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, हमने मैरी को भी वार्निंग दी है, लेकिन दोनों में से तुम कुछ भी नहीं कर रहे। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखना, ना सिर्फ तुम्हारी जान बल्कि मैरी की जान भी खतरे में है। हम तुम्हारी जान तो ले गए ही, इसके अलावा मैरी के बारे में जो उसका अफेयर है पूरी दुनिया को बताएंगे। उसके नाम बिलबोर्ड्स वगैरह लगेंगे, सारे शहर में उसकी ये खबर फैल जाएगी कि इसका अफेयर उस सुपरिटेंडेंट के साथ चल रहा है। इस पॉइंट पर आके मैरी और रोन दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन जो हमें एक लेटर भेज रहा है। जिसके बाद उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हमें लेटर को लेकर पुलिस के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट वहाँ जाने से पहले इन दोनों के दरमियान डिस्कस हुआ कि देखो, पुलिस वालों को जाकर क्या बताएंगे कि आखिर में मसला क्या है। हमारे साथ ही कोई क्राइम तो हुआ नहीं, बस लेटर ही आ रहे हैं। अगर कुछ होगा तो हम पुलिस वालों को ज़रूर बताएंगे। इससे पहले कि हम पुलिस वालों के पास जाएं, हम आसपास में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनको बताकर देखते हैं कि आखिर वो लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। बट मैरी ने रोन को समझाया कि अगर हमने इसके बारे में पड़ोसियों को बताया तो हमारा ये लोग मजाक बनाएंगे कि देखो इनके पास क्या क्या हो रहा है और इनके घर में क्या क्या चल रहा है। इससे अच्छा ये है कि हम अपने रिश्तेदारों में बताते हैं। तब रोन ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन के साथ इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। मैरी ने कहा बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ ये डिस्कस करो। अब रोन ने जल्द ही अपना लैंडलाइन फ़ोन उठाया और अपनी बहन को कॉल किया। जैसे ही ये चीज़ रोन की बहन ने सुनी तो उसने अपने शोहर यानी कि रोन के जीजा पॉल फ्रीशावर को भी ये सब कुछ बता दिया कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब पॉल ने अपने छोटे भाई उसको भी ये सब कुछ बता दिया कि रोन के घर पर ये सब कुछ हो रहा है। मतलब अब रोन और मैरी के अलावा 3 और लोग थे, यानी कि रोन की बहन, रोन का जीजा और रोन के जीजे का छोटा भाई। इन तीनों को भी पता था कि आखिर मैरी और रोन के घर में अंदर ये ऐसे ऐसे लेटर्स आ रहे हैं और उनके घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। अपने रिश्तेदारों को बताने के बाद भी इस चीज़ का कोई सुराग नहीं लग पाया कि आखिर ये सारे लेटर्स कहाँ से आ रहे हैं। अब कुछ और हफ्तों का टाइम गुजर चुका था। कुछ हफ्तों बाद अब लेटर्स तो आने बंद हो चुके थे। रोन और मैरी सब खामोश। उनको लग रहा था कि जो भी मजाक कर रहा था, जो भी बंदा था, वो अब खामोश हो चुका है और अब हमारी लाइफ नॉर्मली वापस चलती रहेगी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया कि अब कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अचानक एक शाम जैसे ही रोन अपनी नौकरी करके अपने घर पर वापस आया, तभी उसका लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। तो उसने भागकर अपना लैंडलाइन फ़ोन उठाया। वो पूछने लगा कि हाँ जी बताइए, कौन बोल रहा है। बट सामने से जो भी आदमी बोल रहा था, आज तक हमें पता नहीं चल पाया कि वो फ़ोन आखिर किसने किया था। बट जो भी वो आदमी बोल रहा था, उसकी बातें सुनकर रोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। रोन ने फ़ौरन फ़ोन रखते हुए उस आदमी को गालियाँ देनी शुरू कर दी। उसको बोलने लगा कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए या फिर मैं तेरे सामने आता हूँ,
पता नहीं उस आदमी ने क्या कहा रोहन को फ़ोन पर। वो भागकर सीधा अपने कमरे में गया, अपनी पिस्टल को अपने दराज से निकाला और अपने पिस्टल के अंदर 6 की 6 गोलियां लोड करें। अपनी कमर में उस पिस्टल को लगाया और सीधा भागकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी घुमाकर उस आदमी से मिलने के लिए चला गया जहाँ पर उस आदमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। अब ये बातें पता नहीं क्या हुई थी रोहन और उस आदमी के दरमियान में जिसका फ़ोन आया था, बट इससे रोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। इतना गुस्सा कि वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकला, बट उसके कुछ ही मिनटों बाद मैरी के पास वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। आपके शोहर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। जैसे ही ये चीज़ मैरी ने सुनी तो उसको समझ नहीं आई कि आखिर ये क्या हो गया। वो तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में बाहर निकले थे, अपने घर से किसी से मिलने के लिए गए थे। अचानक से उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया। वो फ़ौरन अपने घर से निकलकर मौका पर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि रोहन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था और रोहन अभी भी अंदर ही गाड़ी में फंसा हुआ था और उसने दम तोड़ दिया है। आखिर रोहन के साथ क्या हुआ। इसी स्पॉट पर खड़े होकर मैरी ने पुलिस वालों को बताया कि वो जब घर से बाहर निकले थे तब अपने साथ अपनी पिस्टल लोड करके अपने साथ लेकर गए थे। अब देखिए कि उसके साथ ही पड़ी है या नहीं, कहीं उसकी वजह से तो रोहन के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस वालों ने गाड़ी को बाहर निकलवाया और उस गाड़ी को चेक करने लगे और उसके अंदर वहां रोहन की पिस्टल भी मिली, लेकिन इस पिस्टल से हाल ही में एक शॉट फायर किया गया था। उसके अंदर 5 गोलियां तो मौजूद थी, लेकिन अभी भी हाल ही में ये चलाई गई थी जो यूज़ की गई थी। जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों ने नोटिस करी तो ये सोचने लग गया कि आखिर रोहन ने किसके ऊपर वार किया था और हो सकता है उस पिस्टल को चलाने के बाद ही उसका बैलेंस बिगड़ा हो और वो सीधा जाकर किसी दरख्त में ठुक गई हो। ऐसा पॉसिबल भी हो सकता था, बट किसी के ऊपर वो पिस्टल चला रहा था। ऐसा कौन आदमी था जो घर से निकलते ही उसे मारने के लिए भाग रहा था। तब पुलिस वालों ने रोहन की बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि रोहन ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। जब उसने गाड़ी उठाई उस टाइम पर उसके जिस्म में शराब मौजूद थी। वो शराब पी कर गाड़ी चला रहा था और इसी वजह से उसका दिमाग बिगड़ा और उसने जाकर सीधा दरख्त के अंदर ठोक दी और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। केस यहीं पर क्लोज, बात खत्म। बट मैरी जब सामने आई तो उसने पुलिस वालों को बताया कि रोहन ने तो आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया और आप ये बोल रहे हो कि रोहन ने ड्रिंक एंड ड्राइव करी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बंदे ने आज तक कभी शराब को देखा तक नहीं, वो ड्रिंक एंड ड्राइव कैसे कर सकता था? और बिल्कुल इसी पॉइंट से ये पूरी की पूरी स्टोरी ऊपर से नीचे तक चेंज हो गई। जी हाँ, जैसे ही रोहन की मौत को तकरीबन 3 से 4 दिन गुजरे, अभी 3 से 4 दिनों बाद जैसे ही ये पूरे के पूरे शहर वाले सुबह सुबह अपने घरों में उठे, उन्होंने अपने घर के दरवाज़ा खोला तो लगभग सभी शहर वालों के दरवाज़ों पर, उनके घरों के दरवाज़ों पर एक एक लेटर पड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो लेटर उठाया, अंदर खोला तो इन सभी लेटर्स के अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि रोहन की मौत की जिम्मेदार यहाँ सर्कल विलेज शहर की पुलिस है। यहाँ पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि उनकी लापरवाही की वजह से रोहन की जान गई है। बट आपको पहले ही याद होगा कि ये लेटर्स पहले रोहन और मैरी को धमकाए जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, बट अब फिर से ये लेटर चेंज हो चुके थे। ऐसा आखिर क्यों हुआ? अब आप इस सिचुएशन में बेचारी मैरी के लिए अपने घर से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती, ना सिर्फ उन पड़ोस के लोग बल्कि पूरे के पूरे शहर के लोग उसे रोक रोक कर उसे बातें करने की कोशिश करते कि हाँ जी मैडम, बताइए कि आखिर आपके साथ ये सब कुछ चल क्या रहा है और ये सारे के सारे जो लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं इन्हें कौन भेज रहा है, आप हमें डिटेल में बताइए। बट मैरी पहले ही परेशान थी। उसके शोहर की जो मौत हो चुकी थी, अब पूरे घर के अंदर वो अकेली पड़ चुकी थी। उसको भी अपने बच्चों का ध्यान रखना था, तो वो परेशान होकर सभी को बता दिया कि प्लीज़ मुझसे इन सब के बारे में बात मत करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे मेरा कमाने दो और आराम से खाने दो। फाइनली 1983 का टाइम आ चुका था। तकरीबन 7 साल गुजर चुके थे। इन 7 सालों के अंदर भी ये लेटर्स आने बंद नहीं हुए। ये लेटर्स अभी भी लोगों के पास आए दिन कभी ना कभी किसी ना किसी के पास आ ही जाते थे। बट 1983 में फाइनली मैरी लोगों के सामने आई और सभी के सामने कन्फेस किया कि जो इन लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था वो सब कुछ सच नहीं था। बट इसके बाद सच हो गया। इस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारे स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। बट जिस टाइम ये लेटर आया था उस टाइम पर नहीं था। जिस दिन ये लेटर्स आया उससे अगले दिन वो लेटर उसने ले जाकर अपने स्कूल के सुपरिटेंडेंट को दिखाया था कि जनाब, आपके और मेरे बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। पता नहीं कौन है जो उड़ा रहा है।
उसके बाद से ही मेरी का और उसके स्कूल के सुपरिटेंडेंट के दरमियान में अफेयर शुरू हो गया था। ये अफेयर तब तक चला जब तक रोन की मौत नहीं हो गई। सोच कर देखें कि अब काफ़ी हफ्तों तक उनका यह अफेयर चला, बट जैसे ही रोन की मौत हुई यहाँ मैरी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने स्कूल के सुपरिटेंडेंट से अपना ब्रेकअप कर लिया, ये बोल करके मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ या फिर आपके साथ कुछ ना हो जाए, हमें एक साथ ही रहना चाहिए। वो इसीलिए सब कुछ एडमिट कर रही थी कि इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि मैरी आकर सभी के सामने कन्फेस करे कि हाँ उसके यहाँ अफेयर चल रहा था स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ। तो फाइनली आकर हम 1983 में मैरी ने सबके सामने कन्फेस कर लिया कि हाँ मेरा अफेयर चल रहा था स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये एडमिट करने के बाद ये लेटर्स आने सभी के पास बंद हो जाएंगे और मेरी ज़िंदगी अब आराम से चलेगी। लेकिन यहाँ मैरी ने पूरी तरीके से गलत थी। ये एडमिट करने के बाद से ही मैरी के बारे में बहुत सारी बातें लोगों के बीच में फैल चुकी थी कि आखिर अभी भी मैरी सच बोल रही है या नहीं। क्या पता अभी भी उसका अपने स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर चल रहा हो। सच कोई नहीं जानता था, बट उसी 1983 में एडमिट करने के कुछ ही दिनों बाद जब एक दिन सुबह सुबह मैरी अपनी गाड़ी उठाकर अपने स्कूल जा रही थी, तो जैसे ही वो अपने मेन हाईवे पर चढ़ी, सामने बिल बोर्ड पर लगा हुआ था कि इस बिल बोर्ड पर बहुत ही बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ था मैरी इज़ चीटर, और साथ ही मैरी की बहुत बड़ी फ़ोटो भी उस बिल बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी। इस बिल बोर्ड के नीचे जो खंबा होता है, उस खंबे के बराबर में एक बहुत ही बड़ा बॉक्स भी रखा हुआ था। तो जैसे ही मैरी ने ये चीज़ देखी तो उसको बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके बारे में सब लोग कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। उसने अपनी गाड़ी बिल बोर्ड के बराबर में रोकी, गाड़ी से नीचे उतर कर वो इस खंबे के पास गई, इधर उधर देखने लगी कि आखिर यहाँ कोई आदमी है तो नहीं जिसने पूरा बिल बोर्ड लगाया हो। तो वो इधर उधर पूछताछ भी करने लगी। उसने लोगों से भी रुकवा कर पूछा कि ये बिल बोर्ड कब लगाया गया, आप में से किसी ने देखा है कि ये बिल बोर्ड किसने लगाया है। सब लोगों ने यही जवाब दिया कि हमें नहीं पता कि आखिर ये बिल बोर्ड कौन लगा कर गया है। बट जैसे ही मैरी ने वो बिल बोर्ड के नीचे रखा हुआ वो बॉक्स उठाया, तो वो अजीब सा बॉक्स जैसे ही उसने उसे खोला, शुक्र है जिस टाइम पर मैरी वो बॉक्स खोल रही थी उस टाइम पर बॉक्स को खोलने की डायरेक्शन मैरी की गलत थी। अगर सही होती तो यहाँ डायरेक्शन तो मैरी लिटरली उस टाइम पर मौत के मुंह में समा जाती। जी हाँ, उस बॉक्स के अंदर एक मैकेनिज्म सेट किया गया था और इस मैकेनिज्म के अंदर एक गन लगी हुई थी। उसके अंदर तारों का एक ऐसा जाल बिछाया गया था, अगर कोई भी आदमी उसको खोलने की कोशिश करता तो गोली सीधा जाकर उसके सर में लगती। बट यहाँ पर मैरी ने उस बॉक्स को थोड़ा टेढ़ा खोला, तो जैसे ही उसने वो बॉक्स खोला तो वो गोली चली और सीधा सामने की तरफ गई और वो किसी और डायरेक्शन में गई। यहाँ मैरी बच चुकी थी। गोली चलते ही मैरी ने फौरन वो बॉक्स नीचे की तरफ फेंका। पुलिस वालों को कॉल करके मौका पर बुलाया गया। पुलिस वालों ने उस बॉक्स को अपने कब्जे में लिया और इसके अंदर से वो गन बाहर निकाली और देखने लगी कि हाँ भाई ये गन कैसे फिट हुई होगी। बट मैरी ने कहा मुझे नहीं पता ये गन किसने फिट की है। इस गन के ऊपर से बेशक जो लफ्ज़ हैं उस गन का सीरियल नंबर है, उसको मिटाने की बहुत ही कोशिश की गई, फिर भी अभी कुछ नंबर साफ दिखाई दे रहे थे। उन नंबरों की वजह से हमें ट्रेस कर लेंगे कि आखिर गन किसकी है। अब इसी पॉइंट से स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बन जाएगी। तो जैसे ही पुलिस वालों ने उस सीरियल नंबर के थ्रू उस गन को ट्रेस करना शुरू किया, तो वो एड्रेस सीधा जाकर मिला पोल का, जो उसकी बहन शोहर यानी कि रोन का सगा जीजा था। ये गन उसी की थी जिस गन से अभी अभी मैरी के ऊपर गोली चलाई गई थी, लेकिन इसमें मैरी बच चुकी थी। तो जैसे ही पुलिस वाले पोल और उसके घर पर पहुंचे तो उसको चुपने के लिए सीधा उसको बिठाकर गाड़ी के अंदर डाला और गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। वहां ले जाकर पोल से पूछताछ शुरू की गई कि हाँ भाई बताएं, तुम्हारे बंदूक हमें यहाँ पर मिली है और इससे तेरा क्या लेना देना है। तो पोल ने बताया कि जनाब मेरी बंदूक तो काफ़ी टाइम पहले चोरी हो चुकी थी, बट मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं लिखवाई। ये सोच करके कोई परेशानी नहीं है, आज नहीं तो कल ये बंदूक मेरे घर में ही होगी, वापस मिल जाएगी। बट पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, उन्होंने कहा हमें पता है कि सारा कुछ काम, ये लेटर्स वगैरह बेचने का सारा काम तुम्हारा ही है और ये सारा आप ही की बंदूक से मेरी पर गोली चलाई गई है। हो सकता है कि आपने ही अपने साले यानी रोन का मर्डर किया हो। बट इससे यहाँ पोल भी यही पूछ रहा था कि सभी पुलिस वालों से कि मैंने मान लिया कि सब कुछ मैंने किया है, बट कोई सबूत भी तो होना चाहिए कि मेरा ये सब कुछ करने से क्या मिल जाएगा। तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुमने सब कुछ नहीं किया,
अपनी हैंड राइटिंग में कुछ हमें लिख कर दिखाओ। तो जैसे ही उसने अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में कुछ लिखा तो पुलिस वालों ने लोगों से अलग अलग लोगों से वो लेटर्स मंगवाए जो जो उनके घर पर आ रहे थे। अब क्योंकि वो सारे लेटर्स हैंड रिटन थे, हाथों से लिखे गए थे, तो पुलिस वालों ने पोल की और उन लेटर्स की हैंड राइटिंग को मैच करना शुरू कर दिया। बट वो कुछ हद तक यहाँ मैच भी हो रही थी, पूरी मैच नहीं हुई, कुछ हद तक मैच हो रही थी। और इसी बिहार पर यह सबूत बनाकर पुलिस वालों ने पोल को सीधा कोर्ट में पेश किया गया। और यहाँ जज देखिए, जज ने भी बिना कुछ सबूत मांगे पोल को 7 से 20 सालों की गैर जमानती सजा सुना दी। सोच के देखें कि अब इसे मिनिमम 7 सालों तक जमानत मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसको सीधा उठाकर जेल में डाल दिया गया। पोल अब जेल के अंदर मौजूद था। सभी को लग रहा था कि पोल पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। उसी ने अपने साले रोन का मर्डर किया है और इसी ने अपने साले की बीवी यानी कि मैरी को भी मारने की कोशिश की है। बट वो इसमें अंदर फेल हो चुका है और वही था जो ये सब कुछ लेटर्स वगैरह भेज रहा था। वो अब जेल में है तो लोगों को लगा कि अब लेटर्स वगैरह नहीं आएंगे, बट वो पूरी तरीके से गलत है। पोल जो कि अब जेल में है, बट फिर भी पूरे के पूरे सर्कल विले गांव में सभी के घरों पर लगातार लेटर्स वगैरह आ रहे थे और उन सभी लेटर्स के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि यहाँ पुलिस वालों की गलती है। उनको समझ नहीं आया कि अभी तक ये सब कुछ कौन कर रहा है। वो जस्टिस केस को कवर अप कर रहे थे। बट सोच कर देखें कि अब ये लेटर्स कौन भेज रहा है। सभी को ये लग रहा था कि पोल भेज रहा है। पोल तो अब जेल में है, वो जेल में रहकर तो ये लेटर्स भेज नहीं सकता। ये लेटर्स फिर भी कोलंबस ओहायो से यहाँ आ रहे थे। फिर भी पुलिस वालों ने यहाँ यकीन नहीं किया कि ये सब कुछ पोल नहीं कर रहा। वो बार बार पुलिस वालों को ये समझा रहा था कि जनाब मैं तो यहाँ जेल में बैठा हूँ, अब आप बताइए कि लेटर्स कौन भेज रहा है। फाइनली जब 7 साल गुजर चुके तो बेचारे पोल ने जेल में रहते हुए अपने 7 साल निकाले और 7 सालों बाद उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। जज ने यह कहकर पोल की जमानत को खारिज कर दिया कि नहीं, हमें तुम्हें अभी भी बाहर नहीं छोड़ सकते। हमें पता है कि तुम जेल के अंदर रहते हुए भी लेटर्स वहाँ के लोगों के सामने भेज रहे हो। अब ये कैसे भेज रहे हो ये हमें नहीं पता। ये बात सुनकर पोल ने जज साहिब को कहा कि जनाब अगर आप शाम को फ्री हो तो आप मेरी सेल के अंदर आना, दोनों बैठकर आराम से माल फूंकेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये जो फैसला आप सुना रहे हो कोई माल फूंक कर ही सुना सकते हो। क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी तो इन छोटी सी बात को समझ ही सकता है कि जेल के अंदर बैठकर वो लेटर्स कैसे भेज सकता था। जैसे ही अब पोल जमानत खारिज हुई 3 साल और जेल में डाल दिया गया और जैसे ही वो अपना अगला दिन पहला दिन इन 3 सालों का गुजार रहा था अपने जेल के अंदर, यहाँ पोल को भी जेल में रहते हुए एक लेटर रिसीव हुआ और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं पता है कि पोल तुमने सब कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ गलती पुलिस वालों की है कि वो इस चीज़ को सिर्फ कवर अप कर रहे हैं, बट जितना ज़्यादा हो सकेगा हम तुम्हें जेल में ही रखेंगे, तुम्हें बाहर नहीं आने देंगे। नीचे हंसने का साइन बनाया गया था। ये चीज़ देखते ही पोल खुद भी हैरान। उसने कहा पुलिस वालों को कि जनाब एक बार इधर आओ, मेरे पास आओ और खुद देख लो, इसको पढ़ लो आराम से, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और तुम कह रहे थे कि ये लेटर्स मैं भेज रहा हूँ, मैं तो खुद यहाँ पर तुम्हारी तरह एक रिसीवर हूँ, मुझे भी ये लेटर मिला है। सो फाइनली आने वाले 3 और सालों तक पोल जेल के अंदर ही रहा और 3 साल बाद उसने फिर से अपनी एक ज़मानत के लिए अप्लाई किया। अब क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से कोई लेटर या किसी भी आदमी को शहर में रहते हुए रिसीव नहीं हुआ था, तो जज साहिब ने कहा कि ठीक है अब तुम खामोश हो तो हम तुम्हें ज़मानत के लिए बाहर भेज रहे हैं, तुम अपनी ज़मानत ग्रांट करवा सकते हो। तो पूरे 10 सालों तक जेल में रहने के बाद पोल को जेल से बाहर निकाला गया और फाइनली 10 सालों के बाद वो अपने घर पर गया। अब आप सोच कर देखिए कि 1993 में वो जेल से बाहर निकला था और 1993 से 2012 तक जब तक उसकी मौत नहीं हो गई उन 20 सालों के आसपास का टाइम गुजर चुका है। इन 20 सालों तक बेचारा पोल अपनी मौत वाले आखिरी दिन तक भी यही कहता रहा कि मैं नहीं था जिसने वो लेटर्स भेजे थे। वो सारा दिन यही समझता रहता कि मैंने सिर्फ 10 साल अपनी ज़िंदगी के इन लेटरों के चक्करों में अपने जेल के अंदर गुजारे हैं, जो काम मैंने कभी किया ही नहीं है। फाइनली 1993 में जब ये पोल बाहर आया था जेल से, तब उस केस के बारे में वहीं के एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो ने उस केस को कवर करने की कोशिश की। उनको लग रहा था कि ये तो बहुत ही अमेजिंग केस है, इसके बारे में तो सबको बताना चाहिए। तो उन्होंने इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू की। तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जुटा रहे थे, यहाँ शो वालों के पास एक लेटर रिसीव हुआ। उसके अंदर लिखा हुआ था कि वो भी सेम लेटर कोलंबस से था। किसने भेजा था ये तो पता नहीं और ना ही इस पर कोई रिटर्न एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था। जस्ट लेटर के अंदर ही लिखा हुआ था कि देखो तुम लोग ये शो तो बना रहे हो,
तुम इसके बारे में पूरा जानकारी भी लोगे, बट थोड़ी लिमिट में रहकर करना। अगर तुम हमारे पास यहाँ कोलंबस ओहायो आओगे कभी भी इस केस की जानकारी लेने के लिए, तो तुम अपनी जान से भी हाथ धो सकते हो। तो फिर तुम इसको एक धमकी मानो या ना मानो, अपने शो को सोच समझकर आगे बढ़ाना। और जैसी ये चीज़ सभी लोगों ने पढ़ी, पूरे क्रू ने पढ़ी, पूरे स्टाफ मेंबर्स ने पढ़ी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार जाकर देखें तो सही आखिर ये पूरी स्टोरी है क्या। बट वो जैसे ही उस पूरे केस को जांचने के लिए उस पूरे शहर में गए, कोलंबस ओहायो में भी गए, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो सीधा मैरी के पास गए, यानी कि जिसके पास ये सबसे पहले लेटर आने शुरू हुए थे। तो उन्होंने जाके मैरी से बात करी कि हमें बताइए कि सब कुछ आखिर है क्या। तो मैरी ने सब कुछ बताया एक्सेप्ट एक चीज़ के, जो उसने पहले पुलिस वालों को नहीं बताए थे, बट अब कोई स्टाफ मेंबर्स को बता रही थी। तो उसने बताया कि जिस दिन वो अपनी गाड़ी लेकर अपने स्कूल जा रही थी, तो उसको वो बिल बोर्ड के नीचे वो बॉक्स रखा हुआ मिला था। तो जैसे ही उसने वो बिल बोर्ड देखा, तो उस टाइम पर वो काफ़ी दूर थी, अपनी गाड़ी में थी, और सामने तो उसको बिल बोर्ड दिखाई दे रहा था, हाईवे पर लगा हुआ था। तो जैसे ही उसका वो ध्यान बिल बोर्ड पर गया, और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में उतारी, तो उसने देखा कि एक आदमी पीले रंग की एल कमीनो गाड़ी को बाहर खड़ा हुआ था, और आराम से वो टिक कर उस गाड़ी के साथ खड़ा देख रहा था। और जैसे ही मैरी अपनी गाड़ी उस गाड़ी के पास लगाई, उसने मैरी को देखते ही फौरन वो आदमी अपने पीले रंग की एल कमीनो गाड़ी में बैठा और वहां से भाग निकला। और मैरी उस वक्त तक उस बिल बोर्ड वाले इंसिडेंट में भी बच गई थी। तो उसने जाना कुछ नोटिस नहीं किया कि आखिर वो आदमी कौन था, तो उसको देखते ही क्यों भागा। तो मैरी ने फाइनली एक डिस्क्रिप्शन दिया कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है, कि उसकी उम्र के बारे में बताया कि इतने इतने साल का वो हो सकता था। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके अकॉर्डिंग ये केस अनसॉल्व है, बट वहाँ की पुलिस वालों के अकॉर्डिंग ये केस सॉल्व है, और क्रिमिनल आखिर कोई और ही था जिसने ये सब कुछ किया था। मैरी के साथ बुरे लोगों के साथ और रॉन का भी मर्डर उसी ने किया। तो इस केस के पीछे पॉल फ्रेश और था, और इसको किए की सज़ा भी मिली, और एंड में वो 2012 में मर भी गया। बट फिर भी ये केस कहीं ना कहीं अनसॉल्व ही है। अभी तक हमें पॉल फ्रेश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, और हम अभी तक ये भी नहीं जान पाए कि आखिर वो आदमी था कौन जो अल कमीनो के बाहर खड़ा था, और मैरी को देखकर वो वहाँ से भाग क्यों गया। तो यहाँ पर उन्होंने 3 और सस्पेक्ट निकाले जो सारा काम कर सकते थे। जी हाँ, सबसे पहला सस्पेक्ट वही स्कूल का सुप्रिटेंडेंट हो सकता है। वो मैरी के साथ काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया होगा, और उसने मैरी को पाने के लिए सब कुछ किया होगा। इसके अलावा एक काम करने वाला जो कि मैरी को पहले ही अप्रोच कर चुका था, उसको प्रपोज कर चुका था। मैरी ने बाद में ये चीज़ शो वालों के सामने रखी कि स्कूल का ये काम करने वाला जिसने उसको अप्रोच किया था, वो इसके सामने प्रपोजल भी रखा था। रिलेशनशिप में आने का हो सकता है कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया हो, और इसने ये सब कुछ किया हो सिर्फ और सिर्फ मैरी को पाने के लिए। तीसरा, पॉल और उसकी बीवी यानी कि रॉन की सगी बहन, वो भी तो यहाँ पर एक बहुत ही पोटेंशियल सस्पेक्ट हो सकती थी, क्योंकि वो आज भी एक सस्पेक्ट है। अभी आपको पता चलेगा कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग आखिर असल सस्पेक्ट क्या है। जी हाँ, 1983 में जैसे ही बेचारा पॉल जेल में गया, उसके बाद ही रॉन की बहन एक और लड़के के साथ वहीं चक्कर शुरू हो गया। उसका फिर वहाँ अफेयर चलना शुरू हो चुका था, और जो डिस्क्रिप्शन मैरी ने उस आदमी के बारे में जो कि येलो एल कमीनो गाड़ी के बाहर खड़ा था, उससे बिल्कुल मिलते जुलते थे। और इस बिलबोर्ड के नीचे और मैरी को देखकर भाग गया था, वही ये शख्स हो सकता है। वो डिस्क्रिप्शन यहाँ रॉन की बहन के बॉयफ्रेंड से बिल्कुल मैच कर रही थी। हाइट भी, शक्ल भी, और उसके बाल वगैरह भी, वो सब कुछ रॉन की बहन के बॉयफ्रेंड से मैच कर रहे थे। और तो और यहाँ रॉन की बहन का बॉयफ्रेंड जो था, उसके रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार के पास येलो एल कमीनो भी थी। तो हो सकता है कि यहाँ रॉन की बहन के बॉयफ्रेंड ने इन्हीं रिश्तेदारों से वो येलो एल कमीनो मांग ली हो, और इसी एल कमीनो को लेकर इस बिल बोर्ड के नीचे खड़ा हो और मैरी का वेट कर रहा हो। शायद हो सकता है वो मैरी को अपनी आंखों से मरता देखना चाहता था। अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर इस पूरे केस के पीछे असल मकसद क्या था, कौन क्या करना चाहता था। इस पूरे केस में एक आदमी की जान गई है, हो सकता है कि एक्सीडेंट से गई हो, या फिर हो सकता है किसी ने जानबूझ के यहाँ रॉन का मर्डर किया हो। उसकी गाड़ी के साथ कुछ करके पता नहीं क्या हुआ हो, आज तक पता ही नहीं चला। ये सारा कुछ अभी तक अनसॉल्व है। आज भी वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ लेटर इसी तरीके से मिलते रहते हैं, बट आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो लेटर थे किसके, कौन इनको भेज रहा था। मेरे ख्याल से इस केस में पॉल फ्रेश तो बिल्कुल ही इनोसेंट था, उसकी कोई गलती थी ही नहीं। जस्ट उसकी एक गलती थी कि उसकी बंदूक जो थी वो चोरी हो चुकी थी,
और वही चोरी की गई बंदूक उस मिस्ट्री मैन ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करी और इस केस में पॉल बेचारा फंस गया और उसने 10 साल जेल बिना बात के काटी और रॉन बेचारा बिना बात के मारा गया और मैरी की भी जो इज्जत उछली वो भी एक अलग बात थी। लेकिन बाद में सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर में आ गई थी, वो बात अलग है। पहले तो फालतू में ही उसकी इज्जत उछली। दूसरी बात पॉल फ्रेश और उसमें ये हो सकता है क्योंकि वो जेल के अंदर था और जेल के अंदर रह कर बाहर लेटर कौन भेज सकता है ये आज तक नहीं पता लगा। ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और आज भी 2012 में पॉल फ्रेश और उसकी मौत हो चुकी है। अब 11 साल गुजर चुके हैं, अब भी कभी ना कभी वो लेटर किसी ना किसी को भी मिल जाते हैं। कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है और कैसे भेज रहा है किसी को कुछ भी आज तक नहीं पता चला। अब ये पूरी की पूरी मिस्ट्री मैं अब आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं। हो सकता है कि पॉल इसमें इनोसेंट हो सकता है कि मैरी इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो। आखिर ये पूरे का पूरा ड्रामा क्या है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन लगता है कि कौन इसमें असल सस्पेक्ट है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।